अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9 स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। मैं सैयद वसीम 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया लेसन। उर्दू मीडियम 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के दरसी किताब के यूनिट नंबर 2 का सेकंड लेसन हेलन केलर एंड एन सुलिवन, जो हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पर दिया हुआ है। इस लेसन को हम 2 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। आज लेसन का पार्ट 1, जिसमें हम लेसन के शुरुआती हिस्से को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी किताब में हर सबक व नज़म के शुरू में वार्मिंग अप एक्टिविटी है। इन एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे चिट चैट, डिस्कस द पॉइंट्स, कंप्लीट द टेबल वगैरह। इस सबक की चिट चैट एक्टिविटी में कुछ सवालात है जिनके जवाबात आप ही को देने होते हैं, चूँकि हम आपके जवाबात तो नहीं सुन सकते, लेकिन ये तस्वीर कर लेते हैं कि आप इन सवालात के जवाबात की मशक कर लेंगे। इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट? आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? हम इसके जवाब की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि डैश इज़ माय फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट। अब किसी का फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उनका आंसर रहेगा इंग्लिश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। किसी का साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उनका आंसर रहेगा साइंस इज़ माय फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट? कौन सा मजमून आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है? हम जवाब इस तरह से दे सकते हैं, आई फाइंड डैश एज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मान लो किसी का डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उनका जवाब रहेगा आई फाइंड मैथ्स एज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू टू ट्राई अंडरस्टैंड इट बेटर? आप उस मजमून को समझने के लिए क्या करते हो? तो हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं, मदद मांगते हैं उनसे, या फिर टीचर से पूछते हैं। तो हम अपने जवाब की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि आई टेक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड एंड टीचर्स टू आस्क टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगले 2 सवालात जो है वो वर्बल क्वेश्चन हैं, जिनके जवाब हाँ या ना में होंगे। कैन आई हेल्प यू टू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हम उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, कैन आई हेल्प यू टू, और आगे खाली जगह है। तो जो मदद हम उनकी करना चाहते हैं, जैसे किसी को सवाल का जवाब तलाश करने में दिक्कत हो रही है और हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि कैन आई हेल्प यू टू फाइंड द आंसर।
के जवाब तलाश करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत है तो हम उनसे पूछेंगे कैन यू हेल्प मी टू। जैसे रास्ता हमें पता नहीं है या एड्रेस पता नहीं है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं मदद के लिए, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द वे। इस तरह से। तो बच्चों ये थी चिट चैट एक्टिविटी आज के लेसन की। ये एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायलॉग राइटिंग में भी हमें इस एक्टिविटी की मदद से आसानी होती है, तो हमें इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1, डिस्कस द चैलेंजेस दैट पीपल हैव टू फेस ड्यू टू डिसएबिलिटीज़। माजूरी की वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। What provision should made in public places so that अवामी मकामात पर कौन सा एहतमाम किया जाना चाहिए। प्रोविजन का मतलब होता है एहतमाम। सो डैट ताकि एवरीवन गेट्स द सेम एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज़, ताकि हर एक को अवामी सहूलत से फ़ायदा उठाने का बराबर मौका मिल सके। और नीचे दिया हुआ है ऑब्ज़र्व योर सराउंडिंग्स, अपने अतराफ़ के मकामात का मुशाहिदा कीजिए। एंड राइट वेदर सच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, और लिखिए कि वहाँ ऐसी सहूलतें मौजूद है। हाउ कैन यू हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, आप हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या मदद कर सकते हो। आगे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में डिसेबिलिटी लिखा है, और डिसेबिलिटी के मीनिंग होते हैं माजूरी। माजूरी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो नीचे दी हुई है। अब माजूरी की वजह से लोगों को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस मतलब मसाइल, और नेसेसरी फैसिलिटीज़ ज़रूरी सहूलतें उन्हें क्या होनी चाहिए। जैसे माजूरी की एक किस्म दी हुई है हियरिंग लॉस एंड डीफनेस। जैसे किसी को कम सुनाई देता है, डीफनेस बहरापन है, तो उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं और उन्हें नेसेसरी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। जैसे मसलन एक दिया हुआ है अनेबल टू कम्युनिकेट ड्यू टू हियरिंग लॉस, सुनाई ना देने की वजह से वो दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें नेसेसरी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। जैसे हियरिंग एड्स शुड बी मेड अवेलेबल टू देम एट लो कॉस्ट, हियरिंग एड्स उन्हें कम कीमत पे मुहैया होने चाहिए। नीचे डिसेबिलिटी के ही कॉलम में विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस, ऐसे लोग जिन्हें नज़र नहीं आता है, आँखों की रोशनी उनकी चली जाती है, वो नाबीना होते हैं, तो उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ दिए हुए हैं कांट ट्रैवल अलोन, वो अकेले सफ़र नहीं कर सकते हैं। नीड समवन सपोर्ट, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। ट्रबल इन फाइंडिंग डायरेक्शन, रास्ते तलाश करने में भी उन्हें दिक्कत होती है। वर्बल साउंड, वार्निंग साउंड एंड एट पब्लिक प्लेसेस, और डेंजर जोन्स और पब्लिक प्लेसेस पर इन्हें वर्बल साउंड का एहतमाम किया जाना चाहिए, वार्निंग साउंड का एहतमाम किया जाना चाहिए। इसी तरह से स्पीच डिसऑर्डर, जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है, ज़बान में लुकनत होती है, तो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। जैसे वो अपने ख्यालात व एहसासात लोगों को नहीं बता पाते हैं, उन्हें क्या नेसेसरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जैसे बदन के किसी हिस्से से माजूर होना, कोई पाँव से माजूर होता है और कुछ हिस्से से माजूर होते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है।
और उन्हें नेसेसरी फैसिलिटीज़ क्या मिलनी चाहिए, इस पे आप ही को लिखना रहेगा। आगे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जहनी माजूरी और लर्निंग डिसऑर्डर, जिन्हें सीखने में दिक्कत होती है, तो इनके मसाइल और इन्हें क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो उस अपने ये आप ही को मुकम्मल करनी है आगे अपने मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सबक की शुरुआत करते हैं। 2.2 हेलन केलर एंड एन सुलिवन। नॉलेज इज़ लव एंड लाइट एंड विजन। हेलन केलर के मुताबिक इल्म मोहब्बत, लाइट रोशनी एंड विजन नज़रिया है। बच्चों, हेलन केलर मशहूर खातून है जिनकी ज़िंदगी के बारे में आज हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। हेलन केलर became ill at the age of 2 and was left blind and deaf. For the next 5 years, she grew up in the world of darkness and emptiness. She was afraid, alone, and without any anchor. This is the story of her meeting the teacher who would change her life. Helen Keller became ill at the age of 2. हेलन केलर 2 बरस की उम्र में बीमार हुए और उस बीमारी का असर उन पर यह हुआ कि वो ब्लाइंड और डीफ हो गए। ब्लाइंड मतलब नाबीना, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और डीफ मतलब कुछ सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए। फॉर द नेक्स्ट 5 years शी ग्रेव अप इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड एम्प्टीनेस। अगले 5 साल वो अंधेरेपन और खालीपन की ज़िंदगी गुजारते हुए बड़े हुए। मतलब दिखाई न देने की वजह से उन्हें बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया था। और एम्प्टीनेस, सुनाई न देने की वजह से वो किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते थे, इसलिए खालीपन की ज़िंदगी गुजारते हुए वो बड़े हुए। शी वॉज आफ्रेड, वो खौफज़दा, अलोन, अकेले, तन्हा, एंड विदाउट एनी एंकर, और बेसहारा हो गए थे। एंकर की मीनिंग होते हैं सहारा, विदाउट एनी एंकर, बेसहारा। दिस इज द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग द टीचर हु वुड चेंज हर लाइफ। ये कहानी है उनकी और उनके टीचर से मुलाकात की जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Anne Mansfield Sullivan came to me. I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. It was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. The most important day I remember in all my life is the one. मेरी पूरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन मुझे याद है जब मेरी टीचर एन मैन्सफील्ड सुलिवन मेरे यहाँ आई। आई एम फिल्ड विथ वंडर, मुझे ताज्जुब है। व्हेन आई कंसिडर द इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट। इमेजरेबल का मतलब होता है बेहिसाब, और कॉन्ट्रास्ट मतलब फ़र्क। मेरी दोनों ज़िंदगियों में बेहिसाब फ़र्क होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने इन्हें जोड़ दिया। इट वॉज द 3rd of March 1887। वो दिन था 3 मार्च 1887, 3 months बिफोर आई वॉज 7 years old। मेरी उम्र 7 साल होने से 3 महीने पहले। आगे देखते हैं।
On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb and expectant. I gazed vaguely from my mother's sign and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. So I went to the door and waited on the steps. पोर्च के मैनी होते हैं मकान के सामने का छतदार हिस्सा, डम मतलब गूंगी, और एक्सपेक्टेंट मतलब लुकिंग फॉरवर्ड मतलब उम्मीद के साथ या कुछ उम्मीद से देखना। ऑन द आफ्टरनून ऑफ डैट इवेंटफुल डे, ये वाक़या हुआ उस दिन दोपहर को। आई स्टूड ऑन द पोर्च, मैं पोर्च में खड़ी, डम एंड एक्सपेक्टेंट गूंगी और कुछ वाक़या होने की उम्मीद से। आई गेज वैगली फ्रॉम माई मदर्स साइन, मुझे अपनी वालिदा की अलामतों से, एंड फ्रॉम द ह्यूरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस, और घर में जल्दी जल्दी इधर से उधर फिरने से ये अंदाज़ा हो चुका था डैट समथिंग अनयूजुअल वाज अबाउट टू हैपन, कि रोज़मर्रा से कुछ अलग होने वाला है। सो आई वेंट टू द डोर, इसलिए मैं दरवाजे में गई, एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स, और सीढ़ियों पर इंतज़ार करने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ honeysuckle that covered the porch and fell on upturned face. My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring. I did not know what the future held of marvel or surprise for me. Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle. honeysuckle ये जर्द और खुशबूदार फूलों वाली बेल है। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch. जर्द खुशबूदार फूलों वाली बेल हमारे घर के पोर्च पर छाई हुई थी। उस बेल से छन कर सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। My fingers lingered almost unconsciously. Unconsciously बेशऊरी तौर पर। On the familiar leaves and blossom. Leaves and blossoms मतलब पत्ते और शगुफे। Which had just come forth to greet. Come forth का मतलब नमूदार होना, और to greet मतलब खैर मकदम करना। The sweet southern spring. Sweet खुशगवार, southern जुनूबी, और spring मतलब बहार। जुनूबी बहार की, खुशगवार बहार की आमद पर उसके खैर मकदम करने के लिए जो पत्ते और शगुफे नमूदार हुए थे, उन पत्तों पर जिनसे मैं वाकिफ़ थी, तो मेरी उंगलियां बेशऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली घूम रही थी। लिंगर्ड मतलब घूमना। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी, कि मुस्तकबिल में मेरे लिए क्या अनोखा और हैरत अंगेज होने वाला है। एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रीड अपॉन मी कंटिन्यूली। गुस्सा और बिटरनेस तलखी मेरे मिजाज में, मैं बहुत हफ्तों से गुस्से और तलखी की शिकार हो चुकी थी। एंड लैंग्वर डेट सक्सीडेड दिस पैशनेट स्ट्रगल, और इस
शदीद जद्दोजहद की वजह से मुझ पर एक तरह की थकान तारी हो चुकी थी। मतलब दिखाई न देने की वजह से और सुनाई न देने की वजह से हेलन किलर इनकी मिजाज में गुस्से और तल्खी के जज्बात बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, इस बात को लेकर उनके मिजाज में गुस्सा और तल्खी और चिड़चिड़ापन आ गया था और इसमें इजाफा हो रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हैव यू एवर बीन एट सी in a dense fog when it seemed as if a tangible white darkness shut you in, and the great ship, tense and anxious, grouped her way toward the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen? I was like that ship before my education began, only I was without compass or sounding line. Have you ever been at sea in a dense fog? Dense fog गहरे और घने कोहरे को कहेंगे। सर्दियों के मौसम में सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी रही अगर तो कोहरा छा जाता है, हमें दूर का नज़र नहीं आता है कोहरे की वजह से। हेलन किलर कहते हैं कि हैव यू एवर बीन एट सी इन अ डेंस फॉग? क्या आप कभी घने कोहरे में समंदर के किनारे गए हो? When it seemed as, उस वक्त ऐसा मालूम होता है, if a tangible white darkness shut you in, टेंजिबल मतलब मुजस्सम, जिसका हमें एहसास हो, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी मुजस्सम सफ़ेद अंधेरे ने आपको कैद कर रखा हो। एंड द ग्रेट शिप, टेंस एंड एंजियस, ग्रुप्ड हर वे टुवर्ड द शोर विथ प्लमेट एंड साउंडिंग लाइन। टेंस तनाव और एंड एंजियस मतलब बेचैनी। और एक वर्ड है इसमें प्लमेट, जिसके मीनिंग है पानी की हमवार सतह नापने का आला, और साउंडिंग लाइन यानी समंदर की गहराई नापने वाला आला। द ग्रेट शिप, बहुत बड़ा जहाज। तनाव और बेचैनी से पूर्ण एक बड़ा जहाज प्लमेट और साउंडिंग लाइन के साथ साहिल की तरफ अपना रास्ता तलाश कर रहा। एंड यू वेटेड विद बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन, और आप धड़कते दिल के साथ कुछ वाक़या होने का इंतज़ार कर रहे कि अब क्या होता है। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगेन, मेरी पढ़ाई शुरू होने के पहले मेरी हालत इस जहाज़ की तरह थी। ओनली आई वॉज विदाउट कंपास और साउंडिंग लाइन, सिर्फ मेरे पास पानी की हमवार सतह नापने और समंदर की गहराई नापने के आलात नहीं थे। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वॉज, और ये जानने का कोई रास्ता नहीं था कि किनारा हार्बर कितनी दूर है। हार्बर मतलब साहिल। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ द हार्बर वॉज। हेलन किलर ने अपनी मिसाल इस जहाज़ से दी है जो गहरे समंदर में भटका हुआ हो, जो तनाव और बेचैनी से पुर हो। पढ़ाई शुरू होने से पहले उनकी कैफियत उस जहाज़ की तरह ही थी। लाइट गिव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई सोल, मेरी रूह की बेआवाज़ इल्तिजा थी कि रोशनी,
मुझे रोशनी दो। एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी, और वो मोहब्बत की रोशनी मुझे मिल गई, हासिल हो गई। ऑन मी, इन दैट आवर, उसी वक्त वो मोहब्बत की रोशनी मुझे हासिल हो गई। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुट स्टेप्स, मुझे किसी के आते हुए कदमों का एहसास हुआ। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड्स एज आई सपोज्ड इट वॉज माई मदर, मैंने समझी मेरी वालिदा है, इसलिए मैंने अपने हाथ आगे की। समवन टुक इट, किसी ने उसे अपने हाथ में थाम लिया। एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर, और अपने बाजुओं में जकड़कर करीब कर लिया। हु हैड कम टू रिवील ऑल थिंग्स टू मी, जो मुझ पर तमाम चीज़ें जाहिर करने वाली थी। एंड मोर देन ऑल थिंग्स, और दूसरे तमाम बातों से ज़्यादा, टू लव मी, अहम ये कि दूसरी तमाम बातों से ज़्यादा अहम ये कि वो मुझसे मोहब्बत करने आई थी, मतलब उनकी टीचर जो उन्हें सिखाने के लिए आई थी। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम, मेरी टीचर जिस दिन आई उसके दूसरे दिन, शी लेड मी इनटू हर रूम, उन्होंने मुझे अपने रूम में लेकर गया। एंड गेव मी अ डॉल, और मुझे एक गुड़िया दी, डॉल दी। द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट परकिंस इंस्टीट्यूट हैड सेंट इट, परकिंस इंस्टीट्यूट के नाबीना बच्चों ने उसे भेजा था। एंड लॉरा ब्रैडमैन हैड ड्रेस्ड इट, और लॉरा ब्रैडमैन ने उसे ड्रेस किए थे। बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड, लेकिन ये बात मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ी। व्हेन आई प्लेड विथ इट अ लिटिल व्हाइल, जब मैं इससे खेलने लगी, तो मिस सुलिवन स्लोली स्पेल्ड इनटू माय हैंड द वर्ड DOLL। जब मैं गुड़िया से खेल रही थी तो मेरी टीचर मिस सुलिवन ने मेरे हाथ पे अपनी उंगलियों से डॉल के स्पेलिंग लिखे। आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले, मैं उंगलियों के इस गेम में बहुत दिलचस्प हुई, मुझे इस पे बहुत दिलचस्पी आई। एंड ट्राइड टू इमिटेट इट, और मैं उनकी नकल करने लगी। When I finally succeeded in making the letters correctly, जब मैं डॉल के लेटर बनाने में कामयाब हो गई, I was flushed with childish pleasure and pride, तो मैं बचकाना खुशी और मसरत से और फ़क्र से फूली न समाई। रनिंग डाउन स्टेयर टू माई मदर, नीचे अपनी माँ के पास गई, दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई। आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल, और मैंने अपने माँ के हाथ पे डॉल के लेटर्स बनाई। आई डिड नॉट नो डैट, मैं ये नहीं जानती थी कि आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड, कि मैं एक वर्ड के, एक लफ्ज़ के स्पेलिंग लिख रही, और इवन डैट वर्ड्स एग्जिस्टेड, और ये एक वर्ड, एक लफ्ज़ है, मुझे इस बात का कुछ इल्म नहीं था। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन, मैं सिर्फ अपनी उंगलियों से जैसे जैसे मेरी टीचर मुझे सिखा रही थी, तो वैसे ही मैं उनकी नकल कर रही थी। लेकिन ये वर्ड है और ये स्पेलिंग, एक वर्ड के स्पेलिंग है, इस बात से मैं पूरी तरह से लाइल्म थी। तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1 का लेसन का शुरुआती हिस्सा।
इसके बाकी का हिस्सा जो है हम अगले लेसन में सीखेंगे, अगले पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम सीखेंगे।